नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इंडिया टीवी के इस डिजिटल ब्रॉडकास्ट मुद्दे की बात में। मेरा नाम है विजय लक्ष्मी और आज मुद्दे की बात में बात करेंगे दक्षिण भारत के एक बहुत ही अहम राज्य की, तमिलनाडु की, जहां पर चुनाव जो है विधानसभा का 2026 में होने वाला है। लेकिन ये एक बड़ा दिलचस्प चुनाव होगा क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में जो राजनीति है वो बायपोलर रही है। एक तरफ डीएमके और एक तरफ एआईडीएमके, और जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो रैली बिहाइंड करती हैं दीज द्रविडियन पार्टीज। डीएमके largely has aligned with the Congress party and AIDMK has alliances with the BJP. So largely तमिलनाडु की पॉलिटिक्स जो है द्रविडियन पॉलिटिक्स है। और 1967 यानी 1967 का वो साल था जब तमिलनाडु में कोई नेशनल पॉलिटिकल पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। 1967 के बाद तमिलनाडु की राजनीति जो है उसमें द्रविडियन पॉलिटिक्स का ही बोलबाला रहा है, द्रविडियन पॉलिटिक्स का ही जो है वर्चस्व रहा है, फिर चाहे डीएमके हो या एआईडीएमके हो। लेकिन और इन्हीं दो राजनीतिक दलों के बीच में मोटा मोटी रशाकशी या चुनावी लड़ाई जो है होती है। लेकिन इस बार टीवी के यानी एक्टर विजय की जो पार्टी है वो भी चुनावी मैदान में है, जिसके लिहाज से जो है चुनावी मुकाबला हो गया है बेहद दिलचस्प और त्रिकोणीय भी। तो देखना होगा क्योंकि नए पैटर्न्स का चुनाव ये होने वाला है। टीवी के जिनका फैन बेस अगर मैं कहूं तमिलनाडु में तो वो बहुत ज्यादा है। तमिलनाडु के युवाओं में जो है एक अलग तरह का क्रेज है एज एन एक्टर फॉर टीवी के। पर उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसको उन्होंने लॉन्च किया कुछ साल पहले, वो अभी तक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कैसे परफॉर्म करती है इसको लेकर के अभी कोई टेस्ट केस हमारे पास नहीं है। हालांकि लोग बोलते हैं कि जो टीवी के जो विजय का फैन बेस है वो वोट में कन्वर्ट होगा, और अगर ऐसा होता है तो किसको विजय की पार्टी डेंट करेगी और किसको इसका फायदा होगा, किसको इसका नुकसान होगा, इस पर हम आज के एपिसोड में, आज के इस ब्रॉडकास्ट में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा कुछ दिलचस्प फैक्ट्स भी बता दूं कि इस बार जो है वो तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी, डीएमके भी सत्ता में है और कांग्रेस पार्टी इस बार खासा असर्टिव दिख रही है। अब कांग्रेस और डीएमके का जो अलायंस है तमिलनाडु में वो बहुत पुराना अलायंस है, कई दशकों का अलायंस है। और होता यह है कि कांग्रेस को डीएमके जो है वो विधानसभा में सीटें जो है वो कम देती है, या लेकिन लोकसभा में फिर जो है वो कांग्रेस को ज्यादा सीटें देती है। और दोनों पार्टीज एक दूसरे को जो है मदद करते हैं सरकार बनाने में। यूपीए अगर बनी तो उसमें डीएमके का रोल जो है उसने केंद्र में कांग्रेस की सहायता की सरकार बनाने में, लेकिन जब राज्य में डीएमके की सरकार बनती है तो कांग्रेस वहां पर अपना रोल प्ले करती है। अब तक जो है अलायंस रहा, लेकिन कभी भी कांग्रेस पार्टी मंत्रिमंडल का हिस्सा जो है वो नहीं बनी। कांग्रेस पार्टी ने बाहर से ही पावर शेयरिंग का बेसिकली कह लीजिए, कांग्रेस पार्टी इतने साल के अलायंस के बाद भी कभी पावर शेयरिंग का हिस्सा नहीं बनी। यानी सत्ता तो आई, कांग्रेस ने डीएमके का सहयोग भी किया सत्ता पाने में, लेकिन सत्ता आने के बाद मंत्रिमंडल में कांग्रेस की मौजूदगी कभी नहीं रही। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता मानते हैं या पार्टी का एक धड़ा मानता है कि इससे कांग्रेस पार्टी जो है वो राज्य में कमजोर हो गई, क्योंकि जब आप मंत्री होते हैं तो आपके पास बड़े सारे एवेन्यूज होते हैं, आप लोगों की मदद कर सकते हैं, आप अपने मंत्रालयों की जरा लोगों की मदद कर सकते हैं। और फिर उसके बाद एक जो पार्टी का जो है अगर आप कहिए तो जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसमें भी से ज्यादा हो जाता है अगर आप सरकार का हिस्सा होते हैं। अब कई बार ऐसा भी हुआ, अगर कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स की बात करें, कि जहां पर कांग्रेस का सपोर्ट बेस जो है वो बहुत क्रूशल था डीएमके की सरकार बनाने में, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस जो है वो पावर शेयरिंग का हिस्सा नहीं बनी, उन्होंने सिर्फ सरकार बनाने में सहयोग किया। अब कांग्रेस के कई नेता, खासतौर से जो अब पावर शेयरिंग की बात करें, उस फैक्शन से अगर आप बात करें तो कहते हैं कि गलती थी हमारे उस समय की लीडरशिप की, उनके विजन की, कि उन्होंने पावर शेयरिंग की कभी मांग नहीं की, और इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी जो है वो जो है उसका वोट परसेंटेज जो है वो सिंगल डिजिट में ही सिमटा रहा तमिलनाडु जैसे स्टेट में, और उसके जो उसका होराइजन है वो बढ़ नहीं पाया। अब कांग्रेस को लगता है कि अब मौजूदा हालात में कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए और दबाव बनाना चाहिए डीएमके के ऊपर कि भाई पावर शेयरिंग यानी सत्ता आती है इस बार तो हमें भी शेयर जो है उसमें दिया जाए। अब लास्ट राउंड जो ऑफ टॉक्स बिटवीन डीएमके एंड कांग्रेस लीडरशिप वो हेल्ड ऑन दिस संडे, और केसी वेणुगोपाल जो कि कांग्रेस के जीएसओ हैं वो गए, टीएस सिंहदेव जो कि डेप्यूटी सीएम हैं
छत्तीसगढ़ के फॉर्मर डेप्यूटी सीएम हैं, ये दो नेता गए और इन्होंने मुलाकात की एमके स्टालिन से, जो कि डीएमके के प्रेसिडेंट हैं और अभी मौजूदा मुख्यमंत्री भी हैं तमिलनाडु के। अब जो सूत्रों से हमें पता चल रहा है कि डीएमके ने कहा कि हम 27 के करीब सीटें आपको दे देंगे और एक राज्यसभा की सीट हम आपको दे देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी अब ऐसा सोर्सेज बता रहे हैं कि पावर शेयरिंग वाली बात तो उन्होंने छोड़ दी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कम से कम 45 सीटें हमें मिलनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इन 45 में से 40 सीटों की अगर हम बात करें तो उसमें से 20 सीटें ऐसी हैं जो पिछली बार डीएमके जो है वो हार गई थी। अब कांग्रेस को लगता है कि अब ये सीटें जो डीएमके पिछली बार हारी, अगर कांग्रेस को दे दी जाती हैं तो कांग्रेस पार्टी वो सीटें जीत सकती है, उसकी विनेबिलिटी जो है वो वहां पर ज्यादा होगी। लेकिन डीएमके जो है उसने पिछली बार कांग्रेस पार्टी को 25 सीटें 2021 के चुनाव में मिली थी और डीएमके जो है डीएमके अभी भी कह रही है कि ये 25 सीटें ही वो कांग्रेस पार्टी को ऑफर कर सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि 45 सीटों से कम जो है वो नहीं होनी चाहिए। अब एक राज्यसभा की भी बात निकल कर आ रही है। अब नाम चला कांग्रेस के एक नेता पवन खेड़ा का कि क्या उनको राज्यसभा मिल सकती है क्या तमिलनाडु से। तो हमने भी कुछ लोगों से बात की, कुछ खंगालने की कोशिश की, तो वहां पर हमें बताया गया कि भाई तमिलनाडु एक बड़ा द्रविडियन पॉलिटिक्स वाला एक राज्य है, जहां पर हिंदी भाषा को लेकर ही इतना विरोध जो है वो होता है। तो वहां पर एक हिंदी भाषी राज्य के व्यक्ति को राज्यसभा भेज दिया जाए तमिलनाडु से, ये थोड़ा कई लोग जो हैं जिनसे हमारी बात हुई वो कह रहे हैं थोड़ा मुश्किल है, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो तमिल मूल का ही व्यक्ति की राज्यसभा जाने की ज्यादा संभावना है, अगर जो राज्यसभा सीट डीएमके कांग्रेस पार्टी को देगी। अब कांग्रेस जो है डीएमके जो है पिछला जो सीट है वो 25 उन्होंने पिछली बार दी थी, वो कह रहे 1-2 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं। 27 का लास्ट प्रपोजल जो हमें पता चला हमारे सोर्सेज से वो उन्होंने दिया, लेकिन 45 जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है वो उस पर अड़ी हुई है। कांग्रेस अपना वोट बैंक, वो अपना बेस जो है वो बढ़ाना चाहती है। पावर शेयरिंग का एक आइडिया था लेकिन वो वर्कआउट नहीं किया और अब पावर शेयरिंग वाली जो बात है वो उसका बहुत ज्यादा जिक्र भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये सारी बातें हैं, अब देखना होगा कि कहां पर चीजें जो हैं जाकर के जो है वो होती हैं, क्योंकि एक 3 सदस्यीय कांग्रेस की भी कमेटी बनाई गई थी जिसको जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई आप बातचीत करिए टिकट शेयरिंग और ये सब चीजों को लेकर के। लेकिन फिर लास्ट मोमेंट पे हमने देखा केसी वेणुगोपाल गए और फिर बातचीत दोनों के बीच में हुई। अब जो भी खबरें आ रही हैं वो सूत्रों से छन छन के आ रही हैं, अभी आधिकारिक ऐलान जो है वो किसी ने नहीं किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी अब थोड़ा असर्टिव वे में जाना चाह रही है, वो अपना जो बेस है उसको बढ़ाना चाह रही है। और इस साल अगर आप देखें तो केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी 3 बड़े राज्य हैं, 2 बड़े राज्य हैं और पुदुचेरी एक यूटी है। तो यहाँ पर जो है ये चुनाव जो है वो होने जा रहे हैं। तो सदर्न इंडिया में अपने बेस को बढ़ाने की कोशिश जरूर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है और ये असर्शन जो है अब कांग्रेस के नेता बताते हैं हमें और राज्यों में भी देखने को मिलेगा। अब टीवी के जो है उनकी जो एंट्री है पॉलिटिक्स में वो कैसे और किसके डायनेमिक्स को बिगाड़ सकती है। अब इस तरह के सर्वेज भी सामने आए हैं कि भाई 20% का जो है वोट परसेंटेज जो है अगर उनके फैन बेस को कन्वर्ट करें वोट बेस में तो कम से कम 20% का जो खेल है वो टीवी के कर सकते हैं। अब टीवी के की मौजूदगी किसको ज्यादा जो है वो फायदा देगी या नुकसान देगी। अब इसकी एक थ्योरी ये है कि विजय जो है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में जनरली 15 से 17% के बीच का फ्लोटिंग वोटर होता है। आप अगर देखें तो एक पॉलिटिकल पार्टी जो है जो ये 15 से 17% का जो फ्लोटिंग वोट बेस है यही तय करता है कि किसकी सरकार जो है वो बनेगी, या ये फ्लोटिंग वोटर्स जो हैं यही तय करते हैं। तो इस बार अब अगर ये कहा जा रहा है कि टीवी के जो डीएमके है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है क्योंकि 5 साल की सरकार है उनकी वहां पर। तो अब एक थॉट प्रोसेस ये भी है कि टीवी के जो हैं वो जो एंटी इनकम्बेंसी वोट था, वो जो फ्लोटिंग वोटर था जिसकी नाराजगी थी डीएमके के साथ, जो डीएमके की पॉलिसी से खुश नहीं था और शायद इस बार डीएमके से नाराज होकर के एआईडीएमके को वोट करता, उस वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे विजयन। यानी जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है जो डीएमके से नाराज होकर एआईडीएमके को जाने वाला था, वो वोट बैंक जो है वो टीवीके की तरफ से वो टीवीके यानी विजय की पार्टी टीवीके की तरफ जा सकता है। तो ऐसे में क्या होगा, वोट जो है वो 3 कॉर्नर में डिवाइड हो जाएंगे और जो ट्रेडिशनल
जो वोट बैंक है एआईएडीएमके का, दलित वोट बैंक है, या उसमें भी विजय जो है वो थोड़ी सेंधमारी जरूर करेंगे। तो इसका जो है नुकसान अब अभी के हिसाब से अगर आप बात करें पॉलिटिकल पंडित से, तो वो कहते हैं इसका नुकसान एआईएडीएमके को हो सकता है, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी वोट उनकी तरफ आना था वो शायद उनकी तरफ ना आए और विजयन को वो वोट जो है वो चला जाए। अब क्या विजयन किंग मेकर की भूमिका में होंगे? क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी की भी मैं बात करूं तो दो धड़े हैं। एक धड़े को लगता है, एक धड़े ने बड़ी कोशिश भी की कांग्रेस में कि भाई टीवीके के साथ जो है वो अलायंस कांग्रेस पार्टी को कर लेना चाहिए। उनको लगता है कि एक नई पार्टी है, उसको हमारे साथ, आपको ये भी बता दूं कि एआईएडीएमके के साथ भी बातचीत चली टीवीके के पार्टी की, लेकिन वो उनसे विजय की पार्टी टीवीके की, वो उनसे डेप्यूटी सीएम मांग रहे थे और इसके अलावा काफी सारी सीट, 75 से 80 के करीब सीटें वो लड़ने के लिए मांग रहे थे। एआईएडीएमके को लगा कि फर्स्ट टाइमर है, वो चुनावी मैदान में पहली बार आ रहे हैं, उनका संगठन नहीं है, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि ये उनकी मांग वो नहीं मान सकते, लिहाजा बातचीत शुरू हुई और किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। कांग्रेस पार्टी के एक धड़े को लगता था कि टीवीके जो है वो 20% प्लस के वोटों से शुरुआत करेंगे और जो पावर शेयरिंग डीएमके उनको नहीं दे रही है, वो पावर शेयरिंग भी जो है टीवीके के साथ जाकर के उनको मिल जाएगी। और उनको ये भी लगता था कि जो बीजेपी इनरोड्स बनाने की कोशिश कर रही है तमिलनाडु में, अगर वो टीवीके के साथ जाते हैं तो वो उसको बीजेपी को जो है वहां पर रोक सकते हैं, क्योंकि अगर टीवीके गवर्नमेंट बनाता है तो उसमें पावर शेयरिंग भी मिलेगी, बीजेपी को इनरोड्स बनाने से भी कांग्रेस पार्टी रोक पाएगी। और टीवीके एक यंग लीडर हैं, उनके साथ जो है एक नई थॉट प्रोसेस है जिसकी कांग्रेस पार्टी बात करती है। लेकिन कांग्रेस का जो एक बड़ा धड़ा है, और खासतौर से जो सेंट्रल लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की, उसका मानना है कि एमके स्टालिन जो है वो कांग्रेस के साथ हर दौर में खड़े रहे। इनफैक्ट राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट होने चाहिए लोकसभा चुनाव में जब ये बात चली थी, तो एमके स्टालिन सबसे पहले नेताओं की अगर हम बात करें तो उन्होंने सबसे पहले इस बात को एंडोर्स किया था। तो जो सेंट्रल लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की, उसका थॉट प्रोसेस है कि एक ट्रेडिशनल लॉयल अलायंस पार्टनर है, एक ऑल वेदर अलायंस पार्टनर है कांग्रेस पार्टी का डीएमके, तो कांग्रेस पार्टी को उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरा, ये नहीं पता कि कितना फैन बेस जो है वो वोट बेस में कन्वर्ट होगा तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में, क्योंकि कई जगहों पर अभी कहा जाता है कि टीवीके जो है उनकी पार्टी जो है संगठन या ग्रास रूट लेवल पर जिस तरह का आपको चाहिए इलेक्टोरल बैटल में जाने से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर या पेरिफेरनलिया, वो उनके पास अभी नहीं है। और ऐसे में, और ये एक अभी पता नहीं कि वो कितना कन्वर्ट हो पाएगा, क्योंकि कमल हसन ने भी एक पॉलिटिकल आउटफिट लॉन्च किया था लेकिन इलेक्टोरली बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ। हालांकि लोग कहते हैं कि कमल हसन और विजय में काफी अंतर है, क्योंकि विजय का जो फैन बेस है वो बड़ा मास बेस है और कमल हसन का उस तरह का स्टारडम जो है वो नहीं रहा, इसलिए दोनों के बीच में कंपैरिजन करना जो है वो बड़ा जो है वो सटीक नहीं है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि क्या टीवीके किस तरह इस बार चुनावी मैदान में वो नजर आते हैं। पॉलिटिकल संगठन उनका नहीं है, ये जरूर एक चीज है जो उनके साथ नहीं जाती है, मतलब पॉलिटिकल संगठन उनका है लेकिन क्योंकि वो बहुत लंबे समय से पॉलिटिक्स में नहीं है, एक न्यू एंट्रेंट है, लेकिन उनका एक लार्ज फैन बेस अक्रॉस तमिलनाडु जो है वो जरूर उनके साथ में नजर आएगा। तो ये देखना होगा कि इस ट्रायंगुलर बैटल में 2026 की तमिलनाडु का मतदाता क्या करता है। ये जो 15 से 17% डिसाइसिव फ्लोटिंग वोटर होता है, ये किसके साथ जाता है और क्या टीवीके जो है या टीवीके जो पार्टी है, विजय की जो पार्टी है, क्या वो किंग मेकर की भूमिका में नजर आती है, क्योंकि ऐसा लोग कहते हैं कि उनको उम्मीद है कि वो अच्छी सीटें जीतेंगे और किंग मेकर की भूमिका में वो जरूर नजर आएंगे। देखना होगा कि क्या, क्योंकि ये त्रिकोणीय मुकाबला जो है तमिलनाडु की राजनीति में नहीं देखा गया कंटेम्पररी पॉलिटिक्स में, और नए समीकरणों का चुनाव होगा। टीवीके की एंट्री जो है इस इलेक्शन को और दिलचस्प बनाएगी, वोट का स्प्लिट होगा, क्योंकि पहले एग्जाम्पल बहुत सारे हैं नहीं इस तरह के कि आप प्रिडिक्ट कर पाए कि किस तरह से तमिलनाडु का मतदाता जो है ऐसी सिचुएशन में जो है वो बिहेव करता है। हालांकि फर्स्ट टाइम वोटर्स, यंग वोटर्स, इन सब में गजब का क्रेज आप कह लीजिए वो टीवीके की विजय का है। विजय की काफी मूवीज में कुछ चीजें उन्होंने जयललिता की सरकार को क्रिटिसाइज
करते हुए कहीं थी, तो उनकी कुछ फिल्में जो हैं अटकी वटकी, और अभी भी लेटेस्ट एक कंट्रोवर्सी उनकी फिल्म को लेकर है जो अभी सेंट्रल बोर्ड के पास अटकी हुई है। तो अब देखना होगा कि किस तरह के जो समीकरण जो है वो होंगे। क्या टीवीके की पार्टी जो है वो किसी किंग मेकर के तौर पर वो नजर आते हैं, या सिर्फ वोट स्प्लिट करके वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सिर्फ उसका जो है चुनावी मैदान में नुकसान करेंगे, और अगर करेंगे तो वो किसका नुकसान ज्यादा करेंगे। ये सब चीजें भविष्य के गर्भ में है, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति का ये जो है एक नया अध्याय होगा, क्योंकि द्रविडियन पॉलिटिक्स तमिलनाडु में एआईडीएमके और डीएमके के तौर पर हमने देखी, और 60 के दशक से ये जो द्रविडियन पॉलिटिक्स का एरा चला वो अभी तक चलता ही आ रहा है, और कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, इसको तोड़ नहीं पाया है। बीजेपी भी केंद्र में उनकी सरकार है, लेकिन उसके बावजूद तमिलनाडु की पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो वो एआईडीएमके के साथ ही उनका अलायंस होता है, और कांग्रेस का डीएमके के साथ ही होता है। तो काफी सारे नए समीकरणों का चुनाव 2026 का विधानसभा चुनाव तमिलनाडु में होगा, और ये त्रिकोणीय चुनाव में कौन बाजी मारता है तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन इस त्रिकोणीय मुकाबले ने इस चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज के लिए बस इतना ही।